नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के आज की क्लास में अपन दो टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कितने टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास में? दो टॉपिक अपन पढ़ेंगे। इसके साथ में ये क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर इन दोनों टॉपिकों को अपने को क्लियर तरीके से याद करना है और समझना है, और साथ के साथ में नोट्स बनाना है। क्योंकि बहुत सारे साथी होते हैं कि सर नोट्स नहीं बनाते हैं हम, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। बेटा अभी टाइम पड़ा है, जो टाइम पड़ा है उसके लिए उसको यूटिलाइज तो करो। बहुत सारे साथी तो ऐसे कि सर एग्जाम आ गई, एग्जाम आ गई, ये करते करते एक मंथ निकाल देते हैं। ठीक है, पर मैं अभी भी बता देता हूं कि मिड टर्म में भी आपके टाइम है और इसके साथ में आपके फाइनल एग्जाम में भी टाइम है। आराम से आप नोट्स बना सकते हो, साथ के साथ में नोट्स बना सकते हो। और इसके साथ में ही आज अपन बात करने वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जैविक खेती के बारे में बात करेंगे। दो टॉपिक इसी क्लास में अपन क्लियर करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपको पता है, हर क्लास में अपन पहले क्या करते हैं, बताओ सभी साथी? कि सर कुछ नहीं करते, पढ़ाते हो? नहीं बेटा, पहले अपन क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर अपन करेंगे जैविक खेती के थर्ड और फोर्थ टॉपिक के। जैविक खेती, इसके थर्ड टॉपिक में अपने को पढ़ना है ऑर्गेनिक इकोसिस्टम के बारे में। ऑर्गेनिक इकोसिस्टम के बारे में। अब की ऑर्गेनिक इकोसिस्टम क्या होता है? ऑर्गेनिक इकोसिस्टम का मतलब होता है उसमें जैविक घटक भी शामिल होते हैं, अजैविक भी शामिल होते हैं। जैसे कि जैविक में अपन बात करें तो जीवों में आ जाएंगे, जीवों का एग्जाम्पल आ जाएगा। अजैविक की बात करें तो मृदा वगैरह आ जाएगी। ठीक है, और इनको अपन क्या बोलते हैं, इन सभी को आपस में मिलाकर जो भी प्रकार प्राकृतिक संसाधन वगैरह होते हैं, उन सभी को आपस में मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इस ऑर्गेनिक इकोसिस्टम में जैविक घटक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है। मतलब अपना जो, ऐसे समझ लो कि जो अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग का इन्वायरमेंट क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इकोसिस्टम में। पहला टॉपिक अपने को जो थर्ड टॉपिक है इस क्लास का, जो पहला टॉपिक है उसमें अपने को पढ़ना है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन करते हैं, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो क्या है, पहला टॉपिक। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है मेन, ये तो छोटा ही टॉपिक है। दूसरा आता है कि जो ऑर्गेनिक रिसोर्सेस होते हैं, ऑर्गेनिक रिसोर्सेस होते हैं उनके बारे में, और इसके साथ में ही अपने को बात करना है इनके फोर्टिफिकेशन के बारे में। फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। इस टॉपिक को आप एक बार अगर ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिक रिसोर्सेस है, आप मेरे को ये बताओ जिनमें केमिकल नहीं होता है, जिनमें केमिकल नहीं होता है वो मेरे को रिसोर्सेस बताओ। कि सर एक तो ग्रीन मैन्यूर आ जाएगा, मतलब जो हरी खाद अपन यूज में लेते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं FYM आ जाएगी। इसके साथ में कंपोस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कंपोस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको इन रिसोर्सेस के बारे में बताना है कि ये रिसोर्सेस है। सबसे पहले क्या बताना है? सबसे पहले ये बताना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या क्या संसाधन अवेलेबल है, खेती के लिए क्या क्या संसाधन अवेलेबल है, उन संसाधनों के बारे में बताना है। ये बता दिए। अब इसके बाद में आता है इनका फोर्टिफिकेशन आपको करना है। मतलब इनका फोर्टिफिकेशन करके आप इनको बढ़िया तरीके से कैसे यूज ले सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं, कंपोस्ट की अलग अलग विधियां होती है क्या? नाडेप कंपोस्ट होती है क्या? किसर होती है। वर्मी कंपोस्ट होती है क्या? किसर होती है। बेटा ये इनका फोर्टिफिकेशन है। मतलब थे क्या? ऑर्गेनिक रिसोर्सेस थे, इनका अपन ने क्या कर दिया? इनका फोर्टिफिकेशन कर दिया। मतलब इनको और भी ज्यादा उपयोगी बना दिया मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए।
तो सीधा सा अपने को समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक में अपने को कि जैविक खेती के लिए उपयोग में आने वाले कौन कौन से रिसोर्सेस हैं और उन रिसोर्सेस में अपन फोर्टिफिकेशन मतलब कैसे सुधार करके मृदा उर्वरता के लिए इसको क्या बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं। इसके बारे में अपने को क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। टॉपिक को समझ में आ गया, ये टॉपिक भी समझ में आ गया और ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया। टॉपिक समझ में आने का मतलब है कि आपको क्या पढ़ना है इन टॉपिक्स में, वो समझ में आ गया होगा। टॉपिक लंबा हो सकता है पर अपन ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, FYM तैयार करने की विधियां सब कुछ आपको पता है, ठीक है। तो उनको ओवरऑल मैंने डीपली बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि किसी बच्चे ने पहले नहीं पढ़ी है ये विधियां वगैरह तो वो पढ़ सकता है PDF के माध्यम से, और जिसने पहले पढ़ रखा है वो ऊपर ऊपर से इसको पढ़ सकता है। ज्यादा डीपली नहीं आने वाला है पर यहां से आपके आगे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीपली लेवल का। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन चलते हैं, सबसे पहला अपने को क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम पढ़ना है और इसके घटक पढ़ने हैं और इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि जो ऑर्गेनिक इकोसिस्टम है वो है क्या। ऑर्गेनिक इकोसिस्टम इज ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को समझो सबसे पहले। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को वैसे तो समझ लिए आप 4th सेमेस्टर में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब इसको क्या बोलते हैं, टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती क्या होती है, टिकाऊ खेती क्या होती है बताओ। देखिए कौन कौन साथी बता सकता है, अगर कहीं ना कहीं उसने ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ा है तो वो आराम से बता सकता है कि सर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये होता है। और जिसने नहीं पढ़ा होगा, लापरवाही की होगी, कोई PDF पढ़ी होगी, वन नाइट फाइट किया होगा तो वो नहीं बता सकता। बेटा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये होती है, टिकाऊ खेती ये होती है, जैसे कि अभी अपन खेती कर रहे हैं, आगे का अपन बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, मृदा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रकृति का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मानव स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं और इस प्रकार से खेती करते जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, वो खेती करने लायक नहीं रहेगी। अब वो खेती करने लायक नहीं रहेगी तो वो आगे तक अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहती है भाई साहब इसको बंद करो, आप जो खेती कर रहे हो इसको बंद करो और खेती इस प्रकार से करो कि अपन भी काम चला सके इन रिसोर्सेज का और आने वाली पीढ़ी तक भी बच सके, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, टिकाऊ खेती आगे तक खेती होती रहे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। तो ये बता रहा है कि ऑर्गेनिक सिस्टम इकोसिस्टम एक प्रकार का क्या है, सतत कृषि प्रणाली है। अब ऑर्गेनिक अपन बात करते हैं कि ये मृदा है, इस मृदा में अपन क्या दे देते हैं, केमिकल दे देते हैं। मतलब केमिकल दिया अपन ने उर्वरकों के द्वारा दिया, या फिर इसके साथ में ही अपन ने कोई इंसेक्टिसाइड के द्वारा दिया, हर्बिसाइड के द्वारा दिया, मतलब इसमें अपन ने क्या दे दिया, केमिकल दे दिया। अब ये केमिकल देने से मृदा में उपस्थित जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे केमिकल के द्वारा। ठीक है, अब केमिकल के द्वारा वो मर गए भाई साहब, अब मर गए तो अब वहां का जो इकोसिस्टम है ना वो बदलने लग जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब उसमें राइजोबियम नहीं रहेंगे, जब उसमें डिकम्पोजर्स नहीं रहेंगे तो वो मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, अपघटन करने वाले नहीं रहेंगे। तो सीधा सा ये कहता है कि ऑर्गेनिक इकोसिस्टम मतलब आप इन केमिकल्स की जगह अगर FYM दोगे तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सूक्ष्म जीव पर वो बढ़ेंगे और मृदा की और भी कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक इकोसिस्टम एक प्रकार की क्या है, सतत कृषि है। कैसे है समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो कि प्राकृतिक संसाधनों और जैविक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, मतलब ये किसी प्रकार के सिंथेटिक जो केमिकल्स होते हैं उन पर निर्भर नहीं रहती है। ये एक तो नेचुरल रिसोर्सेस और इसके साथ में बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब एक एग्जांपल समझो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना है, तो वो इसी पर निर्भर होती है, या तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा या फिर इसके द्वारा नेचुरल रिसोर्सेस के द्वारा क्या हो जाता है, इन पर ही क्या होती है, निर्भर होती है। तो ऑर्गेनिक इकोसिस्टम इज ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दैट डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके साथ में ही सिंथेटिक रसायनों से मुक्त होती है।
सिंथेटिक रसायनों से, मतलब जो सिंथेटिक केमिकल होते हैं, कृत्रिम रसायन होते हैं, उनका यूज नहीं होता है। पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता और दीर्घकालिक उत्पादकता को बढ़ावा देती है। मैंने कहा कि अभी मैं केमिकल देके, उर्वरक देके बढ़िया बढ़िया मैं उत्पादन ले सकता हूँ, बहुत अधिक उत्पादन ले सकता हूँ, पर बेटा उसमें फिर ज्यादा टाइम तक उत्पादन नहीं होगा। हाँ, अभी उत्पादन ले सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ले सकते हैं, पर बाद में नहीं ले सकते। तो भाई साहब, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम ये कहता है कि मैं एक सतत कृषि प्रणाली हूँ, मतलब मैं लंबे समय तक चलने वाली हूँ। मैं केमिकल्स का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और केमिकल्स का प्रयोग करने से ज्यादातर बचती हूँ, और केमिकल्स की जगह मैं ज्यादातर प्राकृतिक संसाधनों को और बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करती हूँ, अपनाती हूँ और इन पर निर्भर रहती हूँ। इसके साथ में ही जो है मैं क्या करती हूँ, पारिस्थितिकी संतुलन पर ध्यान देती हूँ, जैव विविधता और दीर्घकालिक उत्पादकता को बढ़ावा देती हूँ। तो ये अपने क्या है, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम है। तो ऑर्गेनिक इकोसिस्टम में क्या समझ में आ गया? ऑर्गेनिक इकोसिस्टम एक प्रकार की सतत कृषि प्रणाली है जो कि लगातार किस पर निर्भर रहती है, प्राकृतिक संसाधनों पर, जैविक प्रक्रियाओं पर, और ये बचती है सिंथेटिक रसायनों से। इसके साथ में ही यह पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता और दीर्घकालिक उत्पादकता को बढ़ावा देती है। अब इसके बाद में आता है ऑर्गेनिक इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स या घटक। किसके घटक आ जाएंगे? ऑर्गेनिक इकोसिस्टम, या इसके साथ में ही किसके आ जाएंगे? ऑर्गेनिक इकोसिस्टम के कंपोनेंट आ जाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक होता है एक, और एक अबायोटिक होता है। मतलब जिसमें जीव का नाम हो वो बायोटिक होगा, और जिसमें जीव नहीं होगा वो क्या होगा बेटा? वो अपने अबायोटिक होगा, अजैविक होगा। तो दोनों समझ में आ रहे हैं? अब देखिएगा, सबसे पहले आते हैं बायोटिक। बायोटिक में ऐसे जीवित घटक है जो कि इकोसिस्टम में आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, और जीवित घटक है। इसके साथ में ही सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। क्या आता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में क्या होता है? जैसे कि प्लांट्स आ गए, एल्गी आ गया, और ये क्या करते हैं, जो भी इनके अलावा, प्लांट्स और एल्गी के अलावा अन्य जो कि क्या करते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक करते हैं, और इसके साथ में प्रोड्यूस फूड। अब ध्यान से समझना, याद नहीं होगा, रटने से नहीं होगा, समझने से होगा। तो सबसे पहली चीज आती है प्रोड्यूसर। क्या आती है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है कि सर, प्रोड्यूसर क्या करता है? उत्पादन करता है, मतलब ऐसे जैविक घटक जो कि उत्पादन करते हैं। अब प्लांट क्या करता है? प्लांट वनस्पति, फल वाले हैं तो फल, इसके साथ में फूल वाले हैं तो फूल, मतलब ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं फूड को। फूड वाले हैं वो फूड भी प्रोड्यूस करेंगे। अपनी कोई फसलें हैं तो फसलें, दलहनी फसलें हैं तो दालों का उत्पादन करेगी। जो अपने सीरियल्स है तो सीरियल्स, मतलब अनाजों का उत्पादन करेगी। तो कहने का मतलब है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि प्लांट्स, एल्गी और अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस फूड। मतलब इसमें क्या होते हैं? एक तो पौधे, एक एल्गी होता है, और इसके अलावा अन्य फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, भोजन का क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो जैविक घटक में सबसे पहला आ जाता है, पौधे हमेशा जीवित होते हैं, एल्गी होता है, और अन्य फोटोसिंथेटिक करने वाले जीवित होते हैं। दूसरा आता है भाई साहब कंज्यूमर्स। क्या आते हैं? कंज्यूमर्स, मतलब जो खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते, जो खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते। तो सबसे पहले इसमें आता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। मतलब ये किसी प्रकार के मांस वगैरह का सेवन नहीं करता है। इसके साथ में आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है ये बिल्कुल क्या है? ये बिल्कुल मांसाहारी है, ये मांस को खाते हैं। इसके साथ में फिर आते हैं ओमिनोवोरस। कौन से आते हैं? ओमिनोवोरस, मतलब जिनको बोला जाता है सर्वाहारी, मतलब सब कुछ खा लेते हैं, ये भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे। तो तीन प्रकार के हो गए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमिनोवोरस। क्या क्या आ जाएंगे? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमिनिवोरस। तो ये आपको याद रखने हैं, दो प्रकार के घटक हो गए। इसके बाद में आते हैं डीकंपोजर्स, मतलब जो कि क्या करते हैं? अपघटन का कार्य करते हैं। अपघटन का कार्य करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे कि अपन बात करें बैक्टीरिया, फंजाई, और इसके साथ में एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनो
माइसिटीज। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है बेटा कि डिकम्पोजर्स। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं, पौधे, एल्गी और अन्य फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव। दूसरा अपना कौन सा आता है, दूसरा अपना आता है जिसको अपन बोलते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स तीन प्रकार के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमिनोवोरस। इसके बाद में आता है अपने लास्ट डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये अपने बायोटिक हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट हो जाते हैं। अब आते हैं अबायोटिक। गैर जीवित पर्यावरणीय कारक है और ऑर्गेनिक इकोसिस्टम में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। बेटा ये सारे जितने भी अपन बात कर रहे हैं ना, ये जो ऑर्गेनिक इकोसिस्टम है उसमें सहायता करते हैं। एग्जांपल के साथ मैं बता देता हूँ कि जैसे पौधे से वाल है, एल्गी क्या करता है, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन देता है प्लांट्स को। इसके साथ में ही पौधे क्या करते हैं, पौधे खाद्य उर्वरक मतलब पौधों के जो अवशेष है उनके द्वारा अपन कंपोस्ट वगैरह तैयार कर लेते हैं। इसके साथ में ही ये जो कंज्यूमर्स है, ये कंज्यूमर्स खाएंगे। ठीक है, कोई जैसे कि अपन बात करें, कोई वहां पर कोई हड्डी वगैरह पड़ी है, इसके साथ में कोई जानवर की मृत्यु होगी, उसको वो खाएंगे, खाने के बाद में उनके शरीर में जाएगी, फिर उनका क्या होगा, पाचन होगा, डाइजेशन होने के बाद में वो एक्सट्रैक्ट के द्वारा बाहर निकालेंगे तो न्यूट्रिटिव होगा। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इकोसिस्टम में केमिकल तो उत्पन्न करते नहीं है। इसके साथ में डिकम्पोजर्स आते हैं जो अपने जैसे पेड़ों की पत्तियां हो गई, अन्य जो भी हो गया, जो कि अपघटित पदार्थ है, उनको क्या करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि किस में सहायता करते हैं, जो कि अपने ऑर्गेनिक इकोसिस्टम में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले आता है सोइल। क्या आता है, सोइल। अब सोइल की कंडीशन जितनी बेटर होगी उनमें जैसे रिसाइकल होते रहेंगे न्यूट्रिएंट, तो उसमें केमिकल की जरूरत है कि सर नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहला आता है रिच इन ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैविक कार्बन और लाभकारी सूक्ष्म जीवों से भरपूर होती है। इसके साथ में वाटर, शुद्ध और प्राकृतिक जल स्रोतों का प्रयोग होता है इसमें। सोलर एनर्जी, मतलब पौधों की वृद्धि के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा। इसके साथ में ही अपने तापमान, आर्द्रता और वायु संचार, ये सभी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है किसमें, इकोसिस्टम में। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक इकोसिस्टम में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके कंपोनेंट हो जाते हैं। कंपोनेंट के बाद में बात करते हैं कि इनका महत्व क्या है, इनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। मतलब जो इकोसिस्टम है उसमें बैलेंस्ड बनाए रखने का कार्य कौन करता है, ये अपने ऑर्गेनिक इकोसिस्टम करता है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। इसके बाद में दूसरा आता है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होता है, मतलब सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में सहायक होता है, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में सहायक होता है। इसके बाद में जैव विविधता को या बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, संरक्षित करता है, प्रमोट करता है। इसके साथ में ही सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का उत्पादन करता है। क्या करता है, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का क्या करता है, उत्पादन करने का कार्य करता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, इसका महत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका महत्व हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक इकोसिस्टम। तो ये अपने हो जाता है कि अपने पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, पौधों जो जैव विविधता है उसको सुरक्षित करता है, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का उत्पादन करता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक इकोसिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक इकोसिस्टम हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेस एंड इट्स फोर्टिफिकेशन, मतलब टॉपिक 4। क्योंकि अपन ने टॉपिक 3 की बात कर ली, अब टॉपिक 4 आता है। उसके पहले मैं आपको जो इजी लैंग्वेज में और भी नोट्स अपने बनाए हुए हैं रिटन, उनके द्वारा समझा देता हूं और थर्ड टॉपिक को। इसमें जो इकोसिस्टम वर्ड है वो एजी टेंसले के द्वारा दिया गया है। और इसके साथ में ही ऑर्गेनिक इकोसिस्टम क्या होता है, किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कि अभी मैंने बताए थे दोनों घटक। इसके साथ में इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये क्या करता है, प्राकृतिक फार्म संसाधन
और इसके साथ में ही रासायनिक जो पदार्थों का उपयोग है उसको नकारता है, मतलब उसका यूज नहीं करता है, जैविक विविधता को बढ़ावा देता है, पोषक तत्व अधिक उपलब्ध होते हैं प्लांट को और इसके साथ में उपज अधिक प्राप्त होती है, वातावरण और लोकल फार्मिंग सिस्टम, मतलब वातावरण का भी ये क्या करता है, ध्यान देता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये अपना टॉपिक हो जाता है जो कि अपन ने बात कर ली। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कौन से टॉपिक की, फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें अपने को बात करनी है किसकी, जिसमें अपने को मेनली बात करनी है जो अपना टॉपिक है कि जो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स का अपन किस प्रकार से कौन कौन से रिसोर्सेस है कैसे उनको फोर्टिफिकेशन मतलब उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त क्वालिटी में बदल सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। 1 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर टॉपिक। हाँ जी साथियों, अब अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने टॉपिक आता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेस और इसके साथ में इसका फोर्टिफिकेशन, मतलब इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। इस टॉपिक में जितना ज्यादा आप डीपली जाओगे उतना ही टॉपिक मिलेगा और उतनी ही पढ़ने की चीजें मिलेगी और जितना अपर लेवल से इसको समझ लोगे उतना ही समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि आपने पहले इस टॉपिक को कितना पढ़ रखा है, मतलब ये जो अपने ऑर्गेनिक मैन्योर्स है और इसके साथ में एफआईएम है, बायो फर्टिलाइजर्स है, इनको कितना पढ़ रखा है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज, मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज के बारे में जानना है। फिर इन रिसोर्सेज का कैसे फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, मतलब एफआईएम है। अब अपन जैसे कि पशुओं से जो गोबर प्राप्त होता है उस गोबर को आप एक तो खुले में छोड़ दो, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है, और इसके साथ में एक उसको ट्रेंच विधि के द्वारा उसको क्या कर दो, उसको कन्वर्ट कर दो एक अच्छी खाद में। तो उससे भी क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं गुणवत्ता अच्छी प्राप्त होगी, उससे गुणवत्ता अधिक प्राप्त होगी। तो यही करने का मतलब है, फोर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि उसका सुधार कर सके, अपन क्या कर सके, उसका सुधार कर सके। तो देखिएगा सबसे पहले अपने को बात करना है बायोलॉजिकल इंटेंसिव न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब जैविक गहन पोषक तत्व प्रबंधन। अपन बात करें कि जो पोषक तत्व है, जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व आज भी अपन मर्दा को देते हैं और पहले भी मर्दा को देते थे। ऐसे तो नहीं है कि अभी से मर्दा को जरूरत पड़ी है और पहले जरूरत नहीं थी। मतलब अपन जैसे भोजन करते हैं, अपन खाना खाते हैं, वैसे ही प्लांट भी क्या करते, सॉरी, मर्दा भी क्या करती है, भोजन लेती है और भोजन लेने के बाद में ये प्लांट को अवेलेबल करवाती है। मतलब जैसे कि मैं हूं, अब मैं पहले भोजन लूंगा फिर ही तो आपकी क्लास ले पाऊंगा।
आप प्लांट हो और इसके साथ में ही मैं क्या हूं, मैं मर्दा हूं, इसके साथ में ही जो मैं खाऊंगा वो क्या है, न्यूट्रिशन है। तो मैं न्यूट्रिशन लेकर ही तो आपको पढ़ा पाऊंगा, आपको समझा पाऊंगा, आपको एनर्जी दे पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल इंटेंसिव न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब मृदा उर्वरता के जैविक प्रबंधन की प्रथा पुरानी है, अभी से नहीं चल रहा है जैविक प्रबंधन। इसके साथ में ही यह पारिस्थितिकी तंत्र, ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको समझना होगा। यह पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संसाधनों, विशेष रूप से मृदा के स्वयं संसाधनों का उपयोग करके मृदा को बढ़ाने की क्या है, प्रक्रिया है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया है। मतलब ये जो अपने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इसमें क्या करते हैं, जैविक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जैविक संसाधनों का इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। किसका यूज करते हैं, जैविक संसाधनों का यूज करते हैं, और जैविक संसाधनों का यूज करके अपन क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैविक और भौतिक रासायनिक प्रबंधन मुख्य रूप से मृदा उर्वरता प्रबंधन के एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सुना है क्या, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये लाइन अपने को बताना चाह रही है कि जो जैविक खेती होती है उनमें अगर जैसे कि अपन कोई जैविक कोई विधि, जैविक प्रबंधन अपना रहे हैं, तो जैविक से नहीं होता है भौतिक अपनाओ, भौतिक से नहीं होता है रासायनिक अपनाओ, और इस प्रकार से उनका कॉम्बिनेशन बनाकर आप उसका यूज करो, ताकि अपन केमिकल्स का कम से कम प्रयोग करें या करे ही ना। ठीक है, और कभी कभी ऐसी जरूरत पड़े कि करना ही है तो उस टाइम तो करना होगा, थोड़ा बहुत करना होगा। तो ये कह रहा है आईएनएम के बारे में। इसके बाद में यह मृदा और मृदा उर्वरता प्रबंधन के लिए एक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है। मतलब जो ऑर्गेनिक अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर देते हैं, या ऐसे समझ लो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मृदा उर्वरता प्रबंधन ये सीधा साथ अपने क्या है, मृदा उर्वरता के प्रबंधन और इसके साथ में जो भी रोग वगैरह है उनके मैनेजमेंट पर आधारित है। तो इनके प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी मतलब अपन जब ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाते हैं तो उसमें जब अपन उर्वरक देने की सोचते हैं तो पहले प्रकृति के बारे में सोचेंगे, इस परिस्थिति के इकोसिस्टम के बारे में सोचेंगे। तो ये एक प्रकार का क्या है, इकोसिस्टम से रिलेटेड है, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है जो कि संतुलित कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देता है। तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद में आता है मृदा उर्वरता प्रबंधन का जैविक दृष्टिकोण उर्वरता को पुनः स्थापित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। मतलब मृदा उर्वरता प्रबंधन का जो जैविक दृष्टिकोण है कि ऑर्गेनिक अपन प्रोडक्ट्स का यूज करके उर्वरता को पुनः स्थापित करने में क्या करता है, मदद करता है, और कई समस्याओं को मृदा प्रबंधन से रिलेटेड कई प्रकार की समस्याओं का क्या करता है, समर्थन करता है। इसके साथ में ये अपने हो जाता है बायोलॉजिकल के बारे में कि अपन जो जैविक देते हैं जैविक के बारे में हो जाता है। इसके बाद में अपने को बात करनी है आगे की ओर सफल जैविक प्रबंधन के लिए पूर्व शर्तें। मतलब अपन ने जैविक प्रबंधन अपने को करना है उर्वरता का, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा ऊपर वाली लाइनों में। अब अपने को पढ़ना है कि ऐसी शर्तों के बारे में अपने को बात करनी है जो कि सफल जैविक प्रबंधन के लिए जरूरी हो। मतलब सफल जैविक प्रबंधन कब होगा, वो कंडीशंस क्या है, वो शर्तें क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है जैविक प्रबंधन प्रथाओं की सफलता निम्नलिखित दो पूर्व शर्तों पर क्या करती है, निर्भर करती है, जिनको अपने को पूरा करना ही होगा। सबसे पहला है कि बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कब सफल हो सकता है, कब सक्सेस हो सकता है, जिसमें पहली अपने आती है ऐसी प्रबंधन विधि की उपलब्धता, व्यवहारिकता और आर्थिक रूप से किसान के लिए स्वीकार्य होनी चाहिए। मतलब कहने का है कि जो बायोलॉजिकल आप यूज ले रहे हो वो बायोलॉजिकल, जैसे केमिकल 2500 रुपए में आ रहा है और इसके साथ में ही अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो वो 10,000 में आ रहा है, और 10,000 का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है किसान के। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब किसान के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जो बायोलॉजिकल मेथड है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए।
आर्थिक रूप से और व्यवहारिक रूप से। तो समझ गए मेरे हिसाब से कि आप जो उनको उपाय बता रहे हो किसानों को, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको यूज ले सके। इसके बाद में आता है वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि यह विधि मृदा उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी प्रमाणित होना चाहिए कि जो आप यूज ले रहे हो, जो बायोलॉजिकल मेथड यूज में ले रहे हो, वो कहीं ना कहीं सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ऐसे तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएगी, पर वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए पहले कि यह मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रोल ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल फर्टिलिटी। मतलब मृदा उर्वरता में मृदा सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। मृदा उर्वरता में जो मृदा में जो सूक्ष्म जीव है, जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है, उन सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है, उसके बारे में अपने को बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, कुछ मृदा सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने और अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाने और कृषि अपशिष्टों को विघटित करने की क्षमता के कारण मृदा उर्वरता और फसल उत्पादकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो मृदा उर्वरता है ना, उसमें सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, समझना ध्यान से कि सबसे पहले ये अपनी कोई क्या है, सोइल है। इस सोइल में क्या होता है, जैसे कि अपन ने कोई खाद डाला, अपन ने खाद डाला, FIM डाला। अब इस FIM का डिकम्पोजिंग कौन करेगा, इसका अपघटन कौन करेगा, इसका अपघटन कौन करेगा कि सर अपघटन तो सूक्ष्म जीव करेंगे। बिल्कुल, पहला समझ में आ गया कि पहला जो मृदा उर्वरता में क्या भूमिका रहती है। दूसरा आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा कि सर बिल्कुल सूक्ष्म जीव करेंगे। PSB क्या होता है, फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया क्या होता है कि सर ये फास्फोरस को घोलने का कार्य करता है, न्यूट्रिएंट है जो अनअवेलेबल होता है उसको अवेलेबल करवाता है प्लांट को। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है कि सर ये सभी क्या है, ये सभी अपने मेथड है। किसके मेथड है, ये मेथड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मृदा में उर्वरता बढ़ाने के हैं। तो सबसे पहला आता है कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं, अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील बनाते हैं और कुछ अपशिष्टों को क्या करते हैं, अपघटित करने का कार्य करते हैं, जो कि मैंने बता दिया, जो कि फसल उत्पादकता को और मृदा उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले समझो कि जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील बनाते हैं और कृषि अपशिष्टों को विघटित करने की क्षमता के कारण मृदा उर्वरता और फसल उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है इन सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ की मात्रा उनकी संख्या और कार्य क्षमता पर निर्भर होती है। मतलब अगर इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा लाभ की बात करें कि मृदा में कितना लाभ हो रहा है, मृदा की उर्वरता में कितना लाभ हो रहा है, तो उनकी संख्या पर और इसके साथ में कार्य करने की क्षमता पर, कार्य क्षमता पर, संख्या पर प्लस कार्य क्षमता पर क्या करता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है कि सर पहले तो संख्या पर निर्भर करेगा, फिर कार्य क्षमता पर निर्भर करेगा। तो इन दो चीजों पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ सॉइल एंड प्लांट एडिटिव्स। मतलब अपने को बात करनी है मृदा और पौधों के योजकों के प्रकार। किसकी बात करनी है, मृदा और पौधों के योजकों के प्रकार की बात करनी है। देखिएगा, इनकी अपन बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे योजक हैं जो कि कहीं ना कहीं मृदा की जो उर्वरता है उसको बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, वर्तमान में कई उत्पाद उपलब्ध है जो कि आमतौर पर गैर पारंपरिक प्रकृति के मृदा और
पौधयोजक कहा जाता है। इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं माइक्रोबियल फर्टिलाइजर, सॉइल इनोकुलेंट्स आते हैं, जिनमें मृदा सूक्ष्म जीव की विशिष्टता और लाभकारी प्रजातियां होती है। मतलब जो कि क्या होती है, सूक्ष्म जीवों की विशिष्ट और लाभकारी प्रजातियां होती है, और इसके साथ में मृदा की रेस्पेक्ट में, सॉइल की रेस्पेक्ट में। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आती है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्मजीवी सक्रियण उत्पाद, जो कि मृदा में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या और गतिविधि बढ़ाने के लिए विशेष क्या रखते हैं, रासायनिक संगठन रखते हैं। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट मृदा सुधारक, और जो कि मृदा की भौतिक और रासायनिक स्थितियों को अनुकूल बनाने का दावा करते हैं, और जिससे फसलों की वृद्धि और उपज में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है इनरिचमेंट ऑफ कंपोस्ट विथ माइक्रोबियल कंपोनेंट इनोकुलेंट्स। मतलब जो माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स बात कर रहे थे, अभी आपको समझना है, ऐसे नहीं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे हम लिखेंगे, अभी समझो ओनली, ठीक है, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपका ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप कहीं एक्सप्लेन कर सको, कहीं बता सको कि ये टॉपिक ये है, ये चीज कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आता है इनरिचमेंट ऑफ कंपोस्ट विथ माइक्रोबियल इनोकुलेंट। मतलब सूक्ष्म जीव इनोकुलेंट्स द्वारा कंपोस्ट का समृद्धिकरण। मतलब अपन बात करते हैं कि जो कंपोस्ट है, क्या है, कंपोस्ट है, इस कंपोस्ट को अपन सूक्ष्म जीवों के द्वारा, इस कंपोस्ट को सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसका समृद्धिकरण करते, मतलब इसको बढ़ावा देते। बढ़ावा का मतलब क्या होगा, अपने कंपोस्ट क्या करती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाती है, मतलब और अधिक क्या करवाएं, न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाएं। तो ये अपने क्या होता है, इनरिचमेंट ऑफ कंपोस्ट विथ माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स। तो देखिएगा सबसे पहले आता है पारंपरिक विधि से किया गया। मतलब अपन बात कर रहे थे ना फोर्टिफिकेशन, रिसोर्सेज का फोर्टिफिकेशन करना, तो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं यहां पर इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा, क्या कर रहे हैं, कंपोस्ट का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो देखिएगा पारंपरिक विधि से तैयार किया गया कंपोस्ट आमतौर पर पोषक तत्व क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं, एक नॉर्मल कंपोस्ट होता है, एक वर्मी कंपोस्ट होता है। क्या वर्मी कंपोस्ट और नॉर्मल कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा समान होती है? पढ़ रखा है, याद कर रखा है कि सर नहीं, वर्मी कंपोस्ट में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यही बात बोल रहे हैं कि पारंपरिक विधि के द्वारा तैयार किया गया तो कंपोस्ट में क्या होते हैं, पोषक तत्व कम होते हैं, और इसलिए इसकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, यही तो बात होती है कि अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारे क्या जानते हैं कि अपने जो ऑर्गेनिक, जैसे अपन गोबर की खाद दे देंगे उससे कोई प्रोडक्शन होगा क्या, अगर उसी का अपन फोर्टिफिकेशन करके यूज करते हैं तो बिल्कुल लाभ होता है। अब देखिएगा सबसे पहले आता है कि कम लागत वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फॉस्फेट घुलनशील करने वाले सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कंपोस्ट का समृद्धिकरण। मतलब इसमें क्या करते हैं, कम लागत वाले जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फॉस्फेट घुलनशील करने वाले, इसमें बात करता हूं मैं राइजोबियम की, इसमें किसकी बात करता हूं, राइजोबियम की बात करता हूं, इसमें बात करता हूं मैं पीएसबी की, किसकी, फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया की। तो ये क्या होते हैं, ये पोषक स्तर को सुधारने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। इसे सूक्ष्मजीव इनोकुलेंट्स को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर अपने को क्या करना हो, अगर अपने को कंपोस्ट को अधिक पोषक तत्व वाली बनाना हो, इसका इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसमें करना हो, तो इसमें अपने को सूक्ष्मजीव इनोकुलेंट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सूक्ष्मजीव इनोकुलेंट इनका क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ में जो कि सबस्ट्रेट सामग्री से जुड़े देसी उपवेदों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। इसके बाद में आते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फेट घुलनशील करने वाले सूक्ष्म जीवों की विशिष्ट शारीरिक और पारिस्थितिकी क्या होती है, आवश्यकताएं होती है, जिन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों में पूरा करना क्या होता है, कठिन होता है। इसके बाद में आता है इसका एकमात्र विकल्प कंपोस्टिंग सामग्री में उनके इनोकुलम की क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है। ये अपन बात कर रहे हैं कि अगर अपन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या बढ़ावा मिलता है उसको।
अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में अध्ययनों से पता चला कि 1% रॉक फास्फेट की उपस्थिति में एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम और फास्फेट घुलनशील जो कल्चर होता है, यहाँ पर लिखना कल्चर, कल्चर का मतलब क्या होता है, माध्यम, मीडियम, कल्चर के साथ में इनोकुलेशन उच्च गुणवत्ता वाले कंपोस्ट प्राप्त करने के लिए लाभकारी होते हैं, और जिसमें 1.8% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सूक्ष्मजीव इनोकुलेंट से उपचारित सामग्री में ह्यूमस की मात्रा भी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि अपने पास में जो भी रिसोर्सेस होते हैं उन रिसोर्सेस को अपने को जो सूक्ष्मजीव इनोकुलेंट्स है उनसे उपचारित करके अधिक उनसे क्या करना है, पोषक तत्व प्राप्त करना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आती है ऑर्गेनिक मैन्योर्स कौन कौन सी है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर में सबसे पहले मैन्योर की बात करते हैं कि मैन्योर क्या होती है, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, जो रिसोर्सेस में ऑर्गेनिक मैन्योर्स आएगी, तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स में देखिएगा खाद वगैरह कंसंट्रेटेड वो सारी आपको पता है कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले देखिएगा खाद अच्छी तरह से विघटित पौधों और पशुओं के अवशेष होते हैं जो कि पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो खाद की डेफिनेशन पूछिए तो खाद की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि खाद अच्छी तरह से विघटित पौधे और इसके साथ में पशुओं का क्या होता है, अपघटित जो अवशेष होते हैं और जो कि पौधों को क्या करते हैं, पोषक तत्व अवेलेबल करवाते हैं। मतलब ये प्लांट्स और एनिमल्स का क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, वेस्ट होता है, और इसके साथ में ही ये अच्छी तरह से विघटित होता है और जो कि पोषक तत्व के रूप में यूज आता है। इसके बाद में बात करते हैं, सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक मैन्यूर। कौन सा आता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर आता है जैविक खाद। पोषक तत्वों की सांद्रता के आधार पर जैविक खाद को भारी और इसके साथ में बल्कि भी आप बोल सकते हो, बल्कि जैविक खाद और इसके साथ में कंसंट्रेटेड जैविक खाद में वर्गीकृत किया गया है। मतलब दो प्रकार में इनको डिवाइड किया गया है, एक बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर होती है, एक कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बल्कि। बल्कि जो अपने ऑर्गेनिक मैन्यूर्स होती है, जैसे कि अपन बात करें कंपोस्ट होती है, FIM होती है, नाइट सोइल होती है, बेड की खाद होती है, हरी खाद होती है, इनमें अपन इनको क्या करते हैं, जो होती है ना बल्कि, कौन सी होती है, बल्कि अपने होती है, तो इन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर्स को अपन खेत में अधिक मात्रा में देते हैं। खेत में क्या करते हैं, अधिक मात्रा में देते हैं, अधिक मात्रा में देते हैं और इससे न्यूट्रिएंट कम प्राप्त होते हैं, इससे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कम प्राप्त होते हैं। तो इसको अपन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर्स कहते हैं। इसके बाद में आता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर्स। कौन सी आती है, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर्स आती है। इनमें क्या होता है, इनकी मात्रा अपन कम देते हैं, खेत में इनकी मात्रा कम देते हैं और पोषक पदार्थ इनसे अधिक मिलते हैं, पोषक पदार्थ इनसे अधिक मिलते हैं। जैसे कि तेल की खली हो गई, इस ऑयल कैक्स हो गई, इसके साथ में रक्त भोजन हो गया, ब्लड मील, इसके साथ में ही हड्डी बोन मील हो गया, इसके साथ में फिश मैन्यूर हो गया। तो ये अपने क्या है, ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड मैन्यूर्स है। इनकी मात्रा कम देते हैं, पोषक तत्व अधिक प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल अपने आ जाता है कौन सा, FIM। अब इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। FIM की फुल फॉर्म क्या होती है, फार्म यार्ड मैन्यूर, क्योंकि आप सभी पढ़ चुके हो, अभी आप 3rd ईयर में हो तो मेरे हिसाब से सब जानते हो, ज्यादा डीपली इसको नहीं लेकर चलेंगे। आपको पता है कि फार्म यार्ड मैन्यूर क्या होती है, अपना जो फार्म होता है, अपना जो फार्म होता है वहां पर जो भी पशुओं का अवशेष प्राप्त होता है, जो भी अवशेष प्राप्त होता है उसी को अपन फार्म यार्ड मैन्यूर कहते हैं। उसमें गोबर भी हो सकता है, मूत्र भी हो सकता है, इसका विघटित जो मिश्रण होता है, कूड़ा करकट होता है, चारे का बचा हुआ अवशेष होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने फार्म यार्ड मैन्यूर होता है। इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होती है, नाइट्रोजन 0.5, 0.25 और 0.5। तो 0.5 क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, 0.25 क्या हो जाएगा, P2O5, इसके साथ में 0.5 क्या हो जाएगा, K2O हो जाएगा। ये अपने क्या है, इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के मेथड। आपने 12th की एग्रीकल्चर में भी पढ़ा होगा, जेट के टाइम में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले कौन सा आता है, पिट मेथड और
ट्रेंच मेथड आता है, मतलब एक ट्रेंच बनाते हैं और उस ट्रेंच में अपन क्या कर देते हैं, गोबर की खाद भर देते हैं, उसमें पानी वगैरह डालते हैं, वही प्रोसेस जो आप पहले पढ़ के आए हो। एक गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे में अपन क्या करते हैं, गड्ढे में इस खाद को सड़ाते हैं, मतलब खाद को कुछ टाइम के लिए सड़ाएंगे और उसकी क्या हो जाएगी, न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं अपन। उसका क्या कर रहे हैं, अपने पास में एक क्या था, FYM क्या था, FYM एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, अपन ने उसका क्या किया, फोर्टिफिकेशन किया, मतलब इसका अपन क्या कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। बॉक्स मेथड होता है, हिप मेथड आता है। हिप मेथड में क्या होता है, ये एक प्रकार का सबसे ऐसे मान लो कि सबसे गई गुजरी पद्धति है। क्यों है, क्योंकि ये पद्धति जब अपन अपनाते हैं तो ये क्या होती है, इसमें न्यूट्रिएंट लॉस होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होती है, लॉस होती है। तो सबसे पहले पिट मेथड आ जाता है, तो इसमें मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, रीडिंग आपको लगानी है, प्रोसीजर वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। हिप मेथड जिनका पढ़ा हुआ है उनकी अच्छी बात है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो इसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद में अपने आता है दूसरा कंपोस्ट। क्या आता है बेटा, कंपोस्ट आता है। कंपोस्ट क्या होता है, अच्छी तरह से सड़े गले पौधे और पशुओं के अवशेष का एक समूह है, क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है। इसमें जो अपनी पत्तियां वगैरह होती है और इसके साथ में शहरों का जो अपशिष्ट होता है वो भी शामिल होता है। देखिएगा, कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जैविक कचरे को नियंत्रित परिस्थितियों में जैविक गतिविधियों के माध्यम से जैव उर्वरक में बदला जाता है। मतलब जैविक कचरा होता है वो किसी काम का नहीं होता है, उसको परिस्थिति के मतलब नियंत्रित, मतलब उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किस में बदला जाता है, उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जैविक गतिविधियों के माध्यम से, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके माध्यम से उसको जैविक उर्वरकों में क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में देखो, मतलब जैविक उर्वरक का मतलब क्या हुआ, बायो फर्टिलाइजर। अब होता है अपने रूरल कंपोस्ट, कंपोस्ट के भी अलग अलग मेथड होते हैं। रूरल कंपोस्ट होता है, अर्बन कंपोस्ट होता है। अर्बन का मतलब होता है शहर, शहर में कौन कौन से अवयव होते हैं कि किन किन का अपन उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखकर उनको किस में बदल सकते हैं, एक इनरिचमेंट अपन मेन्यूर में बदल सकते हैं, वो दे रखा है। मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग के कौन कौन से मेथड है, इंदौर विधि है, बेंगलोर है, नाडेप है और इसके साथ में कोयम्बटूर है। ये सारी मेथड इसके दे रखे हैं और इसके साथ में ही आपने पढ़ भी रखे हैं। तीन है मोस्ट, इंदौर विधि आ जाएगी, बेंगलोर विधि आ जाएगी और नाडेप कंपोस्ट आ जाएगी। ठीक है, नाडेप का महाराष्ट्र। ठीक है, तो इनको मैं ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको खुद को पढ़नी है क्योंकि तीन ही मेथड मेनली पढ़ने हैं, यहाँ पर सभी का वर्णन दे रखा है। देखिएगा, बात करते हैं आगे की ओर। अब आती है अपने ग्रीन मैन्यूर। क्या आता है, ग्रीन मैन्यूर, और जिसको अपन क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्यूर को क्या कहते हैं कि सर ग्रीन मैन्यूर को तो हरी खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। हरी खाद क्या होती है, हरी खाद क्या होती है कि सर हरी खाद तो वो होती है ना, जो जैसे कि अपन ने ये प्लांट लगा दिया और इस प्लांट को जब फूल वाली अवस्था होती है, पत्तियों वाली अवस्था होती है, उस कंडीशन में क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। किस में मिला देते हैं, मर्दा में मिला देते हैं और फिर जैसे ही इसका अपघटन होता है तो प्लांट को मर्दा क्या हो जाती है, एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाती है और इसके बाद में क्या होता है, प्लांट जब उगाते हैं तो इसमें प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। बिल्कुल वही बात है। तो देखिएगा, अपघटित नव व हरा पौधा जो कि पदार्थ को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब एक हरा पौधा है जिसको अपन अपघटित नहीं हुआ होता है, मतलब अपघटित अपन डायरेक्ट खेत में मिलाते हैं, हरा पौधा है अभी तक। ठीक है, हरा पौधा होता है उसको जो कि खाद के रूप में अपन यूज में लेते हैं। एक हरा पौधा होता है फूल अवस्था में, मतलब खड़ा होता है और उस कंडीशन में अपन उसका क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। किसके लिए यूज लेते हैं, कहीं ना कहीं अपन यूज लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। यह दो तरीकों से प्राप्त होती है। एक होती है कि कोई भी अपने पास में कोई भी पड़ती भूमि थी, खेतों की मेड़ थी, वहां पर जो अपने पौधे वगैरह उगे थे, कोई भी पौधे वगैरह उगे थे, मैं आपको समझा दूं ऐसे ही। एक तो ये है, कहीं पर अपने जंगल में कहीं पर भी पौधे हैं और इनकी पत्तियां तोड़ लाए आप, इनकी, ये अपना खेत है और ये अपना खेत है।
ठीक है, इनकी पत्तियां तोड़ लाए और इनकी पत्तियों को तोड़कर लाकर खेत में रख दिया, खेत में फैला दिया पूरे खेत में। अब इनको आप उलट देंगे, इनको क्या कर देंगे, उलट देंगे और मृदा में मिला देंगे। तो इसको तो अपन क्या कहते हैं, ये तो लीफ मैन्यूरिंग होगी। एक आती है कि इसमें पूरा इन सिटू मिला दिया, मतलब ये पूरा जो प्लांट था ना, इस प्लांट को, इस पूरे खेत में जितने प्लांट थे ना, उनको खड़े प्लांट्स को ही पूरे को ही मिला देते, इसमें ओनली पत्तियों को मिलाते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है। ग्रीन मैन्यूरिंग के बारे में समझो सबसे पहले। देखो, ये अपने दलहनी और अदलहनी फसलें हैं। मेनली जो अपन बात करें ना, कि जो अपने देखते हैं कि जो अपने ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए यूज में लेते हैं, तो वो अपने ढेंचा लेते हैं ज्यादातर, सस्पेनिया स्पेसियोसा, और इसके साथ में ही दलहनी फसलों को ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ में ही अदलहनी फसलें भी आती है, सोरगम हो गया, जियामेज हो गया, ठीक है, तो ये सूरजमुखी हो गया, इनका अपन ज्यादातर क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इसके बाद में अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसे कम समय में अधिक मात्रा में हरा पदार्थ देना चाहिए। इसके साथ में ही इसे तेजी से बढ़ने वाला होना चाहिए, मतलब जो अपन प्लांट यूज करते हैं वो तेजी से बढ़ने वाला हो। इसके साथ में ही अपन बात करें, यह दलहनी फसल होनी चाहिए। मेनली दलहनी फसल हो तो उसे न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा प्राप्त होती है। यह रसदार और अधिक पत्तेदार वाली, ज्यादा पत्तेदार होंगे तो उसका अपघटन ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ में ही इसे मिट्टी में मिलाना आसान होना चाहिए, यह जल्दी अपघटित होने वाला होना चाहिए। तो ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो हरी खाद होती है उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, उसकी सारणी दे रखी है। सबसे पहले ग्रीन लीफ मैन्योर, मतलब जिनमें पत्तियों का यूज करते हैं, और एक आती है ग्रीन मैन्योर क्रॉप, मतलब वो सीधी पूरी क्रॉप होती है, ऐसे कैसे ही उसमें मिला देते हैं। और ये होती है जिनमें अपन उनकी पत्तियों को मिलाते हैं, ठीक है। इनके एडवांटेज वगैरह वही हो जाएंगे जो अभी अपन ने ऊपर बात की। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग, जो कि एक तो आ गया इन सिटू, एक आ गया लीफ मैन्यूरिंग। लीफ में ओनली पत्तियों वगैरह का यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने आता है वर्मी कंपोस्ट। क्या आता है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आता है। वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं, केचुए का यूज करते हैं, केचुए का यूज करते हैं। और इसके साथ में ही जो अपनी खाद होती है, जो अपने जैसे कोई भी FIM हो गई, गोबर की खाद होगी, उसमें क्या करते हैं, एक फेवरेबल कंडीशन में उसमें केचुए छोड़ते हैं। केचुए छोड़ने के बाद में उसमें नमी वगैरह अच्छे से ध्यान रखते हैं, और वो उस खाद को खा खा कर केचुआ क्या करता है, बाहर निकाल लेता है, खाएगा बाहर निकालेगा, खाएगा बाहर निकालेगा। अब जो बाहर निकालेगा ना, वो न्यूट्रेंटिव होगा, वो मृदा के लिए क्या होगा, अधिक पोषक तत्व वाला पदार्थ होगा। तो देखिएगा, वर्मी कल्चर केचुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की विधि है, और यह जैविक खेती का एक उत्कृष्ट साधन है, जो कि लंबे समय तक मृदा उर्वरता में बनाए रखने में सहायक होता है, जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कल्चर होता है। इसके बाद में देखिएगा, वर्मी कंपोस्ट क्या होती है। वर्मी कंपोस्ट केचुओं का मल होता है, जो कि जैसे ही गोबर को खाए, केचुए गोबर को खाएंगे, इनका जो मल होगा उनमें ह्यूमस और पोषक तत्वों से क्या होगा, भरपूर होगा। ये क्या होगा, ह्यूमस और पोषक तत्वों से भरपूर होने वाला है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट केचुए के मल, जैविक पदार्थ, ह्यूमस और जीवित केचुओं का कोकून, अन्य पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और इसकी पोषक तत्व सामग्री सबस्ट्रेट के आधार पर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटास हो गया। इसके बाद में अपने आता है कि कौन कौन से अर्थवर्म है, कौन कौन से केचुए है जो कि भारत में यूज में लेते हैं। आइसिनिया फोइटिडा आपको मेनली याद रखना है। कौन सा याद रखना है, आइसिनिया, आइसिनिया फोइटिडा आपको मेनली याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वर्मी कंपोस्ट, मतलब कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वर्मी कंपोस्ट के लिए। जैसे अपन उसको खाने के लिए तो देंगे केचुए के लिए, तो केचुए के लिए एक तो गोबर की खाद देते हैं, एग्रीकल्चर का कोई वेस्टेज होता है वो देते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट्स देते हैं। इसके साथ में नगर का कोई अपशिष्ट होता है, बायोगैस स्लरी होता है। इसके साथ में ही औद्योगिक अपशिष्ट होता है, वो कहीं ना कहीं केचुए को क्या दिया जाता है, खाने के रूप में दिया जाता है। फिर इसकी जो विधि होती है, उस विधि के तहत क्या किया जाता है, जो खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो तैयार किया जाता है। इसके बाद में आता है वर्मी वॉश। वर्मी वॉश भी आप जान सकते हो कि क्या होता है, वर्मी वॉश। वर्मी वॉश में क्या होता है, एक ऐसे मान लो कि ऊपर एक ड्रम है,
इस ड्रम में क्या होता है, केचुए पाले हुए होते हैं और इसके साथ में यहाँ पर एक छोटा सा छेद होगा और ऊपर भी एक छेद होगा जिससे वो पानी जाएगा और इसके साथ में जो वर्मी है, जो अपने केचुए हैं, वो केचुए ढुल कर के आ जाएंगे, नीचे वाले में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? नीचे वाले में आ जाएंगे। फिर ये जो प्राप्त होता है ना, ये लिक्विड प्राप्त होता है, उसको वर्मी वॉश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मी वॉश कहा जाता है। कभी इसके अलग से ही एक प्रैक्टिकली रूप से भी वीडियो लाएंगे यूट्यूब पर, तो जो साथी यूट्यूब पर नहीं जुड़ा हुआ है उसको यूट्यूब पर भी जुड़ना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? वर्मी वॉश होता है। इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो भी इसकी क्या दे रखी है, प्रोसेस दे रखी है। इसके बाद में आता है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जीवित सूक्ष्म जीवों का, जैसे कि राइजोबियम की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? राइजोबियम की बात करूं, तो ये एक प्रकार का क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। तो जीवित सूक्ष्म जीवों का एक मिश्रण होता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस की घुलनशीलता और पौधों की वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इनको बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। अनुपलब्ध पोषक तत्व जो प्लांट के लिए होता है उसको उपलब्ध रूप में परिवर्तित करने के लिए कौन कार्य करता है? बायो फर्टिलाइजर कार्य करता है। इसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्वयं उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव स्रोत है, पोषक तत्वों को स्थिर और घुलनशील या गतिशील बनाते हैं। इसके साथ में ही बेहतर उत्पादन के लिए हार्मोन स्रावण करते हैं, रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक्स उत्पन्न करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल और सतत विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने वाले होते हैं, जिसकी अपन बात करें तो राइजोबियम सिम्बायोटिक होता है, एसोसिएटिव होता है और नॉन सिम्बायोटिक होता है। तो सिम्बायोटिक जो कि आपस में एक सहजीवन बनाते हैं कि मैं तेरे को कुछ दूंगा और तू मेरे को कुछ दे, तो वो राइजोबियम हो गया, एजोला हो गया। इसके साथ में एसोसिएटिव होते हैं जैसे कि एजोस्पिरिलम हो गया। इसके साथ में नॉन सिम्बायोटिक होते हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। इसके साथ में होता है फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग या इसके साथ में ही मोबिलाइजर्स, मतलब फास्फेट घुलनशीलता और गतिशीलता करने वाले होते हैं। इसके साथ में ही कंपोस्ट बनाने वाले होते हैं, ट्राइकोडर्मा हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया। इसके साथ में मेथड्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो गया, जैसे कि सीड ट्रीटमेंट करते हैं, रूट का ट्रीटमेंट करते हैं और इसके साथ में सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं। इनका जो एडवांटेज है जैसे कि मृदा उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं और इसके साथ में मृदा की संरचना को सुधार करते हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं और इसके साथ में भूमिगत जो जल प्रदूषण होता है उसको कम करते हैं। ये इस प्रकार के क्या है, इसके लाभ है। तो ये अपने मेनली वही थे जो अपन यूज में लेते हैं ना फर्टिलाइजर के तौर पर। वो फर्टिलाइजर जैविक होंगे, मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूर के रूप में होंगे, वो केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स का और मैन्यूर्स का ही क्या कर रहे हैं, ज्यादातर अपन यूज कर रहे हैं, ग्रीन मैन्यूर का यूज कर रहे हैं। तो इन तीनों की चीजों के बारे में बताना था और इन तीनों में अपन न्यूट्रिएंट वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, इनका फोर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, वो अपने को बताना था। इसके साथ में ही इसमें भी दे रखा है, इस वाली पीडीएफ में भी दे रखा है वही चीजें। ठीक है, सबसे पहले इनका वर्णन दे रखा है, जो अपन ने बताई ना उनको शॉर्ट रूप में दे रखा है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ये वाली पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा मैं, इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है 8690596638। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये भी अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा अगर इस टॉपिक में कुछ भी आपका डाउट हो कि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके साथ में ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।